हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग डिमांड कर रहे थे कि जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास प्रॉपर आपकी जो है 6:30 बजे से चालू है। बाकी जो भी लोग हम लोगों से जुड़े हैं, अन्य भी लोगों को शेयर वगैरह लाइक लाइक और कमेंट करते रहिएगा। चलते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा, बोला गया है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा नहीं है, हम लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको। बोला गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। आप जानते हैं हम लोग कि देखते हैं यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स लिख लेते हैं इसको। चुंबकीय फ्लक्स भैया लिख लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर नामक वैज्ञानिक ने जो है खोजा था, इसीलिए इसका मात्रक क्या होगा, वेबर होगा। इसका मात्रक वेबर। ठीक है दोस्तों। बाकी अन्य ऑप्शन है उनका भी हम यहाँ पर जिक्र किए दे रहे हैं। देखिए, बोला गया है कि फैरड, फैरड किसका मात्रक है भैया, ये फैरड जो है, बोला गया है कि फैरड, फैरड जो है धारिता का मात्रक है भैया। धारिता का मात्रक फैरड, धारिता का मात्रक। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन बोला गया है हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है भैया, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। देखते हैं हम लोग किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक। प्रेरकत्व का मात्रक हो गया, का मात्रक है प्रेरकत्व का मात्रक। प्रेरकत्व का मात्रक हो गया भैया हेनरी, हेनरी। अब सी ऑप्शन जो है भैया पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है ये बताएं भैया, पास्कल किसका मात्रक है बताएं। ठीक है, दाब का मात्रक हम जानते हैं। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है हमारे पास पास्कल। ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया वेबर हमारे पास। चलते हैं, डी फॉर धर्मसेना इज राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखते हैं बच्चों सेकंड नंबर क्या है। बोला गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका नंबर डाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, ठीक है। 22 नहीं, 2 कर लेते हैं इसको, 2 कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम बैक किए दे रहे हैं, आप डालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा दिक्कत आ रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण जो है उपयोगी है बच्चों। ये बात बोली गई है कि दूध के घनत्व, दूध के घनत्व के लिए निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग दूध का घनत्व किस प्रकार मापते हैं हम लोग। दूध का घनत्व मापते हैं लैक्टोमीटर में। कैसे लिखते हैं हम लोग, लैक्टोमीटर में मापते हैं बच्चों। लिखते हैं यहाँ पर दूध का घनत्व, घनत्व मापने के लिए, मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का, लैक्टोमीटर का उपयोग। और उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बोला गया हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, हाइड्रोमीटर लिख लेते हैं यहाँ पर, इसके नीचे लिख लेते हैं हाइड्रोमीटर। किस लिख लेते हैं, हाइड्रोमीटर। अब देखिए यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं, लिखिए यहाँ पर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का मतलब इसको मापने के लिए द्रवों का, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। किसके लिए बच्चों, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, मापने के लिए। ठीक है बच्चों, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, यहाँ पर इस प्रकार लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए उसके बाद बोला गया बैरोमीटर। बैरोमीटर का, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, किसके लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। थर्मामीटर हम लोग जानते हैं, थर्मामीटर डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हमारा क्या वो चेक करता है, टेम्परेचर, ताप मापने के लिए, ताप मापने हेतु, ताप मापने हेतु। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर।
देखिए बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला क्या गया है, बोला गया है कि पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पर कितना होगा। बात ये बोली गई है, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि पानी का क्वथनांक बिंदु, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होगा। तो पानी का लिख देते हैं यहाँ पर, पानी का क्वथनांक। देखते हैं पहले पानी उबलता कितने पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये बात तो हम जानते हैं। अब देखते हैं केल्विन पर इसको बताना है, केल्विन पर। देखिए भैया केल्विन पर हमको बताना है, बताना किस पर है, केल्विन पर। अब देखिए हम लोग जानते हैं 273 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास टेम्परेचर पहले भी रहता है, प्लस 100 इसमें जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 373 केल्विन। अब देखिए इस प्रकार 373 केल्विन हमको कहाँ मिला है, ऑप्शन नंबर सी में, सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहाँ पर हम बताए नहीं थे, यहाँ पर लेक्टोमीटर बी फॉर हमारे पास बाहुबली इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ भैया बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर दबाव की एसआई इकाई क्या है हमारे पास भैया। अब लिखते हैं यहाँ पर, देखिए दाब या दबाव हमारे पास, दाब या दबाव, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। अब जानते हैं हम लोग दाब बराबर क्या होता है भैया, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इस प्रकार हमको फार्मूला पहले बता लेना है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रेशर लिखते हैं पी से, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। और ये भी देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 15/3/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है, स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। दूसरी बार देखिए 9/4/2016 में पूछा गया है। तीसरी बार देखिए बच्चों आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, 1/10/2018 में पूछा गया है। ग्रुप डी में देखिए फिर पूछा गया 25/9/2018 में पूछा गया है। कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखिए 18 में, 19 में, उसके बाद 16 में, 21 में। और ये क्वेश्चन हो सकता है फिर इस बार रिपीट हो जाए, फिर हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए। तो इसीलिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं, इनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हम बता दिए। अब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होगा, बल का मात्रक, बल का मात्रक ऊपर लिख लेते हैं, नीचे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। अब देखिए यहाँ पर बल का मात्रक हम लोग लिखते हैं न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कहाँ पर हमको मिल रहा है, सेंटीमीटर नहीं लेना है क्योंकि मीटर होना चाहिए हमारे पास। न्यूटन अपॉन न्यूटन इंटू वर्ग मीटर लिखा है, देखिए इसको नहीं लेना, इंटू में है ही नहीं, ये बात समझ आई। न्यूटन पर वर्ग मीटर ये हो जाएगा, प्रति जहां पर दिया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर नहीं लेना है बच्चों, तो सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर, देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन है। बोला गया निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित होता है। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, अब ये पूछा गया है, इसमें बताया गया है कि बोला गया रिमोट में कौन सी किरणें निकलती हैं जिससे क्या है, टीवी हमारा नियंत्रित होता है। तो देखिए रिमोट हम लोग जब भी काम करते हैं टेलीविजन वगैरह का, टेलीविजन वगैरह का, तो उसमें देखते हैं कि जो रिमोट हमारे पास होता है जिसमें सेल पड़ी रहती हैं, तो उसमें कौन सी किरणें निकलती हैं बताओ। रिमोट, जो टेलीविजन का रिमोट है, रिमोट टेलीविजन का, टेलीविजन रिमोट, टेलीविजन रिमोट से क्या होती है भैया, कौन सी किरणें निकलती हैं, अवरक्त, अवरक्त जो है किरणें जो है निकलती हैं हमारे पास, अवरक्त किरणें निकलती हैं, निकलती हैं। ठीक है बच्चों, ये बात हमको ध्यान रखनी है, कौन सी किरणें निकलती हैं, अवरक्त किरणें निकलती हैं। बाकी देखिए ध्रुवित प्रकाश, ये साबुन पर चारों ओर होता है, साबुन पर प्रकाश जब पड़ता है तब ध्रुवीकरण की घटना होती है। ये देखिए पराबैंगनी किरणें, चमगादड़ वगैरह जो है, चमगादड़, इन तरंगों का प्रयोग करते हैं, चमगादड़ इनका उपयोग करते हैं बच्चों, इनका
उपयोग करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। और बाकी एक्सरे जो है, हमारी बॉडी की जांच होती है, इनसे हमारी बॉडी की जांच होती है, बॉडी की जांच होती है। इनको भी आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए अवरक्त तरंगे निकलती हैं, तो C4 इज चैपलिन इज राइट आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 5th नंबर था ना। देखिए यहाँ पर 4th हम बताए थे, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? ये हो गया 5th नंबर बच्चों, इसको ध्यान रखना है। ये 5th नंबर हमारे पास क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पर देखते हैं। 6 पर चलते हैं बच्चों, देखते हैं यहाँ पर 6 क्या बोला गया हमारे पास। बोला ये गया है 6 नंबर क्वेश्चन, ये बोला गया है, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रेड कर लेते हैं इस बार। देखिए किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 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 हमारे पास क्या होता है भैया? आवृत्ति होता है 1/, आवृत्ति बराबर 1/, आवृत्त काल, ये होता है भैया आवृत्त काल। तो आवृत्ति को लिखते हैं हम लोग, आवृत्ति को लिखते हैं n से, n इज इक्वल टू 1/t, इस प्रकार लिखते हैं n बराबर 1/t। बात समझ आई बच्चों? ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो 1/t² यहाँ पर लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n बराबर t लिखा है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में t लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इससे n इज इक्वल टू 1/t इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इसको आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 6 नंबर था, इसको भी ध्यान रखना है। उम्मीद है बच्चों इस बात को समझ आई होगी। ये बात देखिए 27/5/2019 को शिफ्ट फर्स्ट में ये बात पूछा गया है क्वेश्चन, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो इसीलिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों जो आपको कराए जा रहे हैं, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और बाकी जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, बाकी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें। देखिए बोला गया पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 7 नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर ये है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? अब हम लोग इस बात को जानते हैं कि W बराबर होता है हमारे पास, W बराबर होता है mg, W बराबर mg होता है, इस बात को ध्यान रखना है। क्या होता है बच्चों? W बराबर mg, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि W बराबर mg होता है। क्या होता है? W बराबर mg होता है। यहाँ पर यहाँ पर W की वैल्यू दे दी गई है, कितना है? 200 न्यूटन। G भी दे दिया गया हमको, G बराबर दे दिया गया है कितना? 100 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यम की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है? यम की वैल्यू बतानी है। तो बस कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रख देना है, बस मान सब फार्मूले में सभी मान रखने पर, सभी मान रख लेंगे, बस मान रखने पर कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में सभी वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए W का मान कितना दे दिया गया? 200 न्यूटन बच्चों, 200 न्यूटन दे दिया गया है। उसके बाद यम हमारे पास बताना है इसको, G का मान कितना दे दिया गया? 10 दे दिया गया, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। तो यहाँ से इसको एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, तो यम बराबर कितना हो गया भैया? यम बराबर कितना हो गया हमारे पास? यम बराबर बताएं कितना हो गया? बचा 20। समझ आई ये बात? तो यम बराबर 20। अब देखिए यहाँ पर मात्रक आपको कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे देखेंगे 20 तो सब में आ रहा है, 20 तो सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ये केवल ये चीज देखेंगे, ये चीज बस देख लेंगे हम। क्या देखना है हमको बताएं? यहाँ पर केवल ये देखना है कि ये जो बोला गया है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आप लोग ये बताएं। पहली बात तो ये बताएं, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। सी नहीं होगा यहाँ पर, पास्कल नहीं होगा, ये दाब का मात्रक होगा। न्यूटन देख लिए, ये बल का मात्रक होता है। किलोग्राम होगा हमारे पास, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो ये फॉर आलमगीर इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम किलोग्राम, क्योंकि मात्रक नहीं लिखेंगे तो हमको पहचानने में दिक्कत होगी बच्चों। समझ आई बात? क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पर, देखते हैं 8 नंबर क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है, किस निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है?
आकर्षण बल अधिकतम होता है भैया, इस बात को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, ये बात तो हम लोग पहले से जानते हैं, इस बात को लिख लेंगे। आकर्षण बल लिखते हैं इसको, आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोस के, ठोस के, ठोस के अणुओं के मध्य, अणुओं, ठोस के अणुओं के मध्य, के मध्य अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, होता है। ठोस के अणुओं के मध्य, इस बात को लिख लेंगे, ठोस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो है अधिकतम होता है। बाकी कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट आपको और लिखा देते हैं। आकर्षण बल, इसको लिख लीजिएगा, आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। इस बात को लिख लेंगे आप लोग, न्यूनतम होता है, गैस के अणुओं के मध्य न्यूनतम होता है, इस बात को लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है आपको बताया जा रहा है एकदम, इस बात को आप लोग, तो डी फॉर धर्मसेना इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, इस बात को लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। तो देखिए मिश्रण क्या होता है, पहली बात तो ये जानिए, मिश्रण, मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण दो प्रकार, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, समांगी, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरे प्रकार के होते हैं विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं हमारे पास, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है, एक ही प्रकार के अणु होते हैं, एक ही प्रकार के अणु होते हैं, एक ही प्रकार के अणु होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिएगा विषमांगी मिश्रण में भिन्न भिन्न प्रकार के अणु होंगे, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के अणु होते हैं बच्चों, अणु होते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मिश्रण के प्रकार हो गए दो, दो कौन कौन हो गए हमारे पास, एक तो हो गया समांगी, दूसरा हो गया विषमांगी, ठीक है बच्चों। तो मिश्रण हमारे पास देखिए समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार हो गए, तो सी फॉर इज चैपलिन इज राइट आंसर, ठीक है, इन बातों को भी लिख लीजिएगा। बाकी मिश्रण कहते किसे हैं, एक ही प्रकार के जब अणु मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा मिश्रण बनता है बच्चों, ठीक है। जैसे हमारे पास मिश्रण बनाना है, समांगी मिश्रण का एक उदाहरण देना है, तो इसमें क्या देंगे, देखिए हम इसको पेन चेंज कर लेते हैं, इसके बाद बता देते हैं आपको। अगर समांगी मिश्रण में जो है आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार बता सकते हैं, इसमें क्या करना है, शरबत भैया ले सकते हैं हम लोग, ठीक, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, शरबत लिख सकते हैं। अब देखिए विषमांगी मिश्रण का आपको एक उदाहरण लेना है, इसमें उदाहरण क्या ले सकते हैं, पानी और, पानी और बालू का मिश्रण ले सकते हैं, बालू का मिश्रण ले सकते हैं बच्चों, पानी और बालू का मिश्रण ले सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझे होंगे। शरबत क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, और पानी और बालू का मिश्रण किस प्रकार का होता है, विषमांगी होता है, जिसमें अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर, देखते हैं इसको क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, बोला गया डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डाल्टन का, डाल्टन का, डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, इस बात को ध्यान रखिएगा, रासायनिक संयोजन पर आधारित था, किस पर, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक संयोजन पर आधारित था बच्चों, किस पर, रासायनिक संयोजन पर आधारित, आधारित था, इस बात को लिख लीजिएगा, आधारित था, ठीक है बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
बाकी डाल्टन का नियम आप लोग जो है अभी बताते हैं उसके बाद। देखिए बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है, देखिए क्या बोला गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बताया गया है, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। अब देखिए ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा, 5 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन तो आएंगे ही, बिल्कुल क्लियर है। ये कब पूछा गया है, 2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। अब देखिए इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु भार भैया पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए परमाणु भार पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें। इसके लिए हमको क्या करना है, परमाणु भार हमको सबसे पहले पता करना है। अब हम जानते हैं इस बात को कि कार्बन के लिखा है 1022 अणु। यहाँ पर देखिए कार्बन, कार्बन का लिख लेते हैं, इस प्रकार लिखते हैं कार्बन, देखते हैं यहाँ पर लिखिए कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक लिखते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 6, और परमाणु भार कितना होता है भैया, परमाणु भार कितना होता है हमारे पास, परमाणु भार होता है 12। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा देखिए बोला गया है CO2 बोला गया है, CO2 बोला गया है, CO2 के 1022 अणु, 1 ग्राम Fe बोला गया है भैया। तो उसके बाद देखिए CO2, O का देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार होता है इसका 16। परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का, परमाणु क्रमांक 8 होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को, ठीक है। और बाकी Fe का, Fe, Fe का परमाणु क्रमांक, Fe का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं हम लोग, Fe का परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, बात समझ आई। परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार, तो इसका देखेंगे 26, 2 गुने से थोड़ा ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। परमाणु क्रमांक 8 हो गया, इसका 16 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 53 या 54 के करीब ये होगा, मान लेते हैं हम 54 होगा, मान लेते हैं इसको 54 होगा, ठीक है। 26 दूना 52, तो 54 होगा लगभग। अब देखिए यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखिए, अब ये बात आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं यहाँ मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, तो यन का मोलर द्रव्यमान, यहाँ पर यही बात बोली गई कि सबसे अधिक किसका होगा, यन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, मतलब परमाणु भार कुल मिला के बताना है इसका, 14 होता है हमारे पास, ठीक। यन का भी नीचे लिख लेते हैं, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक लिख देते हैं आपको, परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु भार कितना होगा, परमाणु भार होता है भैया 14 होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 14 हो गया, इस बात को ध्यान रखनी है। बाकी देखते हैं और क्या बोला गया है कि हाँ H2 का मोलर द्रव्यमान देखिए, H2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, H2 का मोलर द्रव्यमान हमारे पास कितना होगा, अप्रोक्सीमेट में अगर देखा जाए तो 2 मान लेते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं और क्या बोला गया, तब इस प्रकार NH3 का देखते हैं हम लोग, NH3 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, NH3 का मोलर द्रव्यमान हम देखते हैं, तो N का तो 14 हो गया हमारे पास, इसका हम मान लेते हैं कि 2 हो गया हमारे पास, टोटल 16 हो गया, 16, 14 2 16 हो गया हमारे पास, ठीक है। NH3 था ना यहाँ पर, तो NH2 क्यों करेंगे, H3 देखेंगे, यहाँ पर 3 हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो NH3 मतलब 3 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 17। इसको थोड़ा अरब कर देते हैं, 16 की जगह 17 लिख लीजिएगा, 17 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 16 की जगह 17 लिखिए इसको, 16 की जगह क्या करना है, 16 की जगह हमको लिखना है 17 लिख लेना है, ठीक है। 16 की जगह 17 लिख लेना है, तो देखिए 17 सबसे ज्यादा यही आएगा। तो NH3 का 0.01 जो है द्रव्यमान जो है सबसे अधिक पूछा गया है, ये देखिए वर्ड लिखा है सबसे अधिक, तो बस NH3 का ही निकलेगा, बाकी
देखिए सबका निकालेंगे तो इतने 1022 अणु लिखे हैं, उनको भाग भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर NH3 17 आ रहा है तो सबसे ज्यादा केवल यही होगा। तो इसलिए डी फॉर धर्मसेना इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इन बातों को नोट कर लीजिएगा, ये 5 स्टार बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। देखते हैं यहाँ पर 12 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर होते हैं? ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन, बेसिक सा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कार्बन, कार्बन को लिखते हैं हम, कार्बन को यहाँ से देख लीजिए, कार्बन को लिखते हैं सी से। उसके बाद आयोडीन को किससे लिखते हैं? आई से। उसके बाद लोहे को लिखते हैं एफ ई से। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन को लिखते हैं एफ से। तो देखिए यहाँ पर बोला गया 2 अक्षर, 2 अक्षर किस में मिल रहे हैं? केवल सी वाले में, मतलब आयरन में 2 अक्षर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाकी सब सिंगल सिंगल हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सी फॉर चैप्लिन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। देखते हैं इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। अब उपधातु देख लीजिए यहाँ पर, उपधातु किनको कहते हैं? उपधातु आर्सेनिक, आर्सेनिक लिखते हैं हम लोग, एक एंटीमनी लिखते हैं, एक एंटीमनी लिखते हैं, और एक जर्मेनियम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जर्मेनियम। 3 बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर ये था 13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है 13 लिख देते हैं। अब जीई मिल गया, जर्मेनियम, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ लिख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 ये हो गया हमारे पास। इनमें से बोला गया सबसे नमनीय तन्यशील धातु कौन सी है? सबसे तन्यशील धातु कौन सी है? आप लोग जानते हैं, उसको पहनते भी हैं कान वगैरह में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर सोना, यहाँ पर है ये यू, हाँ ये यू, मतलब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सोना, इसको बोलते हैं सोना। सोना का प्रतीक है एयू। ऑरम, इसको बोलते हैं ऑरम, लैटिन नाम है इसका ऑरम। क्या नाम है? ऑरम, ये है लैटिन नाम। ठीक है बच्चों, एयू से लिखते हैं, लैटिन नाम है ये हमारे पास। अब देखिए सोना को एयू से हम लोग लिखते हैं, तो इसके क्या है, अगर 1 ग्राम सोना ले आए तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि सबसे तन्यशील धातु सोना हो गया हमारे पास। बाकी सेकंड नंबर पर चांदी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर। देखिए यहाँ पर 15 लिख लेते हैं इसको। फुलरीन में बोला गया है कि फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फुलरीन, अब फुलरीन आप लोग जो है बीएससी थर्ड ईयर में पढ़े जाके, तो उसके लिए जो है आपको बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए फुलरीन, फुलरीन की संरचना है गोलाकार होती है। इसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं? 60 होते हैं, C60। ठीक है, लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर बता देते हैं। बाकी बी इसका राइट ऑप्शन है, देख यहाँ पर लिख लीजिएगा फुलरीन, फुलरीन में कार्बन के, कार्बन के 60 जो है परमाणु होते हैं, 60 परमाणु होते हैं, होते हैं। आकृति कैसी होगी इसकी? आकृति, आकृति होगी गोलाकार, फुटबॉल जैसी, गोलाकार, फुटबॉल जैसी, फुटबॉल जैसी, जैसी होगी। ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेस्ट क्वेश्चन है ये, और इस बार भी हो सकता है आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए यहाँ पर बोला गया CaOH का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? अभी आपको बताए थे। अब देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कैल्शियम, कैल्शियम को लिखते हैं आपको Ca से। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास 20। परमाणु भार होता है हमारे पास, परमाणु भार कितना होता है हमारे पास? 40। ऑक्सीजन लिखते हैं O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिखते हैं O से। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन को लिखते हैं O से। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। परमाणु भार कितना होगा? परमाणु भार होता है भैया 16। इस बात को हम लोग जानते हैं। H, हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखते हैं H से। परमाणु क्रमांक होता है 1, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है 1। और परमाणु भार कितना होगा? परमाणु भार होता है इसका एक ही होता है ना, 1s1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे? CaOH का होल ट्वाइस बताना है, CaOH का होल ट्वाइस बताना है। देखते हैं इस प्रकार। अब देखिए Ca का हम लिख लिए, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये बात बोली गई Ca का अभी तो बताए परमाणु भार रखना है यहाँ पर। तो परमाणु भार कितना हो गया भैया? 40 प्लस
O का परमाणु भार देखिए, O के दो अणु हैं यहाँ पर, इस प्रकार देखिए दो लगे हैं O के अणु, तो O का एक परमाणु भार कितना था हमारे पास, देखिए यहाँ पर 16 था ना, तो 16, तो 16 और गुणे 2 करेंगे, प्लस H का देखिए कितना था परमाणु भार हमारे पास, 1 था ना, तो इसके भी दो अणु जुड़े हैं, देखिए H के भी दो अणु जुड़े हैं, तो 2 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे। अब देखिए 40 हो गया, प्लस 16 दूनी 32 और प्लस 2 ये हो गया, तो कितना होगा 40 और 32 72 हो गया, और प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 74, 74 हो गया ना, 74 यूनिट। तो देखिए 74 यूनिट, डी फॉर धर्मसेना इज राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास ना, 16 नंबर था ये क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे, देखते हैं 70 नंबर क्या दिया गया। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ये, इसको देखते हैं करके। इसमें क्या बताया गया है, ये बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं होता। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन देखिए, ठोस से ठोस, ऊर्ध्वपातन होता क्या है इस बात को जान लें, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना, सीधे गैस में परिवर्तित होना। अगर ठोस से सीधे कोई गैस में परिवर्तित हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातज वो पदार्थ है। देखिए बर्फ, यहाँ पर देखिए पहले इसमें उदाहरण लिख लीजिए इसके, डिप्थलीन। बाकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे जो है चैनल एबी स्टडी पर जो है आप लोग जाएं, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन वगैरह करें, वहां से आपको पीडीएफ और नोट्स वगैरह हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। देखिए नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, और अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पर बर्फ बोला गया है, देखिए बर्फ जब पिघलेगा तो उसको क्या होगा, पहले तो लिक्विड बनेगा, इस बात को आप लोग सोचिए, गैस में तो परिवर्तित नहीं होगा भैया, इस बात को आप लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 70 था हमारे पास। अब बर्फ सीधे हमारा द्रव बनेगा जाके, गैस तो बनेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन जो है नहीं है, देखिए यहाँ पर ये बोला गया है, तो इसलिए बर्फ नहीं होगा हमारे पास, बाकी ये तीनों होंगे। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखिए यन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। अब देखिए हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा, अगर हम 4 बना लें गोले, इसको बोल दें के है हमारे पास, इसके बाद ये यल है, इसके बाद हम बना लें, इसके बाद यम है ये, इसके बाद ये यम हो गया, चलते हैं थोड़ा बैक कर लेते हैं इसको, के हो गया, यल हो गया, अब इसके बाद हम लोग इसके बाद कोस मान लें, के यल यम हो गया, अब उसके बाद एक और बना लेते हैं, यन हो जाएगा बच्चों, इस बात को समझिए केवल, ये यन हो जाएगा। अब 4 कोस ले लेते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या हमको निकालनी है कोस में, अगर इलेक्ट्रॉन संख्या कोस में निकालनी है, कोस में देखना है, कोस में, तो हमको फार्मूला लगाना होगा 2n²। अब देखिए के लिए 1 होता है, यल के लिए 2 होता है, यम के लिए 3 होता है, और चौथे कोस के लिए n बराबर 4 रहता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमको बताना किसमें, केवल ये देख लीजिए, यन के लिए बताना है आपको, बस इस बात को देखना है। तो यन के लिए मान कितना होगा, यन का 4 होगा, बस यन के लिए देखिए, यन के लिए बस केवल ये बात आपको ध्यान रखनी है, यन के लिए यन का मान 4 हो जाएगा, तो बस इस फार्मूले में रख लीजिए 2n² में, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 4 का पर कितना होगा 16, 16 दूनी 32, बस यन में 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बस इस बात को ध्यान रखना है। अब बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 18 था, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है बच्चों, अब 19 पर यहाँ लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार लिखते हैं, ये निगेटिव होता है हमारे पास। अब इसका जो है बोला गया समतुल्य प्रतिकण, समतुल्य, समतुल्य प्रति द्रव्य कण, प्रति द्रव्य कण, कण प्रति द्रव्य कण। अब देखिए प्रोटॉन तो होगा नहीं, प्रोटॉन लिखा है, न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, पॉजिट्रॉन इज राइट आंसर, तो डी फॉर दिल्ली इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 समझ गए होंगे इस बात को, ये पॉजिट्रॉन यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, पॉजिट्रॉन। बाकी ये न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, ये तो नाभिक में पाया जाता है। एंटी इलेक्ट्रॉन ये इसका जस्ट समकालीन नहीं होगा। देखिए प्रोटॉन बोला गया तो पॉजिटिव होगा, ये भैया बिल्कुल नहीं होगा, तो ये प्रोटॉन नहीं होगा, बाकी पॉजिट्रॉन इसका प्रतिकण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को,
क्या बोला गया है? बोला गया 20, इसको लिख लेते हैं। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो परमाणु मॉडल, अब देखिए सबसे पहले परमाणु के लिए परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल लिख लेते हैं यहाँ पर। परमाणु मॉडल सबसे पहले रदरफोर्ड दिए थे भैया, रदरफोर्ड दिए थे ना, रदरफोर्ड दिए थे। इन्होंने ही जो बताया था कि सबसे पहले परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं भैया, कुछ कण वगैरह होते हैं जिनको विभाज्य कभी नहीं किया जा सकता, ये बताए थे रदरफोर्ड बाबा। ठीक है, तो चलते हैं आज के जो है 20 ही क्वेश्चन रखते हैं। बाकी आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। बाकी हमारा चैनल जो है उस पर पीडीएफ वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है अभी स्टडी पर। टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग, उस पर जो है पूरा पूरा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह पड़ी हुई हैं, उसको आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।